आवाज आ रही है भाई सबको? यस सर। बाकी लोग कहाँ चले गए ये लोग? आज ये बताओ, तुमने कुछ प्रॉब्लम वगैरह करी है क्या आगे? सर ये आखिर में 5 रह रही थी, इसमें जो स्फेयर वाले हैं उनके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, इनमें प्रॉब्लम आ रही है, और एक लास्ट के 2 क्वेश्चन है। अच्छा, चलो कर लेते हैं। बाकी लोग कहाँ हैं यार? ये टाइम से आते हैं, फिर उनको ये दिक्कत रहेगी कि सर आपने पढ़ा दिया। फिर चलो बोलो तुम जरा कौन सी ये 60। 1 मिनट। हम्म, 60 से पहले तो नहीं है कोई? नो सर। किसी का भी कोई नहीं है पक्का? देख लो 1 से 60 तक अगर किसी को पूछना है तो लास्ट चांस है, फिर तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। बोल दो क्या है। A particle of mass m is kept on a fixed smooth sphere of radius r at a position where the radius through the particle makes an angle of 30 degree with the vertical. कितना? 30 degree with the vertical. देखो ये वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये इनिशियल पोजीशन है कि यहाँ पे मान, समझ रहे हो ना? Yes sir. ये यहाँ पे है और ये रेस्ट पे है यहाँ पे। ये एंगल है कितना? 30। फिर The particle is released from this position. A part is what is the force exerted by the sphere on the particle just after the release. देखो जस्ट आफ्टर द रिलीज ना, ए पार्ट, जस्ट आफ्टर रिलीज वी वेलोसिटी कितनी है? 0. 0। तो अब तुम ये समझो, इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है, भाई इस पार्टिकल के ऊपर एम जी तो इधर की तरफ लगेगा, Yes sir. अब उसका एक कंपोनेंट इधर लगेगा एम जी साइन थीटा, या एन ऊपर को लगेगा। तो बीइंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, एम जी कॉस 30 माइनस एन, ये क्या है? ये जो नेट, स्फेयर उस पे। नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल टुवर्ड सेंटर है ना? हाँ सर। तो ये होना चाहिए सेंट्रिपिटल देने के लिए एम वी स्क्वायर बाई आर, इक्वल टू 0 होना हाँ सर। चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। यस सर होगा। एक फोर्स का कंपोनेंट इस तरफ होना चाहिए, एम जी साइन 30। यस सर। तो बस यही फोर्स हो गया इस पे, एम जी साइन 30 एम जी बाई 2। चेक करना जरा ध्यान से। √3 mg/2। कहाँ से दे दिया जी? साइन है ये कॉस है, cos साइन है, यही होना चाहिए यार इसमें। 30 डिग्री एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है? 30 बना रहा है सर वर्टिकल के साथ। ठीक है, ये साइन 30, ये कॉस 30 हो गया इधर तो, ये साइन 30। क्या पूछा गया इसने यार, दोबारा पढ़ना है? शुरू से पढ़ दूं? नहीं, ये जो पूछा है वो पढ़ दो बस एक बार। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द पार्टिकल जस्ट अच्छा आफ्टर अच्छा, द ठीक है ठीक है रिलीज। ठीक है ठीक है ठीक है। इसने कहा कि बाय द स्फीयर ऑन द पार्टिकल पूछा है। अब तुम यहाँ देखो जरा, एक्चुअल में ये जो ये फोर्स है टेंजेंशियल, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना इस बॉडी के ऊपर। यस सर। तो इस पार्टिकल ने स्फीयर पे कितना फोर्स लगाया? एन। तो यही एन पार्टिकल के ऊपर किसने लगाया? स्फीयर ने तो लगाया। स्फीयर ने। तो एन इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पार्टिकल बाय द स्फीयर। तो एन कितना होगा? इस इक्वेशन से देखो यहाँ से एन कितना है?
mg cos 30। तो mg√3/2 तो आ गया, क्योंकि ये वाले टर्म तो राइट साइड में जीरो है ना, तो उसको उधर ले जाओ। बोलो, समझ नहीं आएगा? आ गया सर। बी पार्ट में क्या कह रहा है? Find the distance traveled by the particle before it leaves contact with the sphere. अब देखो, ये वो पिछले वाला ही क्राइटेरिया चल पड़ेगा फिर यहाँ पर, कि जब ये हम रिलीज करेंगे इसे यहाँ से, तो देखो होगा क्या इसमें रिलीज करने के बाद में, कि ये पार्टिकल है, ये यहाँ पे था, ठीक है ना? Yes sir. अब तुम समझो कि जब ये आगे की तरफ जाएगा, मान लो ये यहाँ पे पहुंच गया, तो तुम ये देखो यहाँ ध्यान से कि भाई पहले के कंपैरिजन में जो इसकी हाइट है उसका क्या होगा? Ground से कम हो गई। मतलब ग्राउंड से कम क्या होगी? ये मान लो कि हाइट फॉल कर ली इसने कुछ, Yes. जब इसने हाइट फॉल कर ली तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या हुआ? Lose करी इसने। लो, तो किस Decrease किस हुई। में कन्वर्ट होगी? Kinetic में। काइनेटिक में। तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा इसको ज्यादा सेंट्रीपिटल की जरूरत पड़ने लगेगी। और अगर तुम ये देखो कि भाई मान लो ये यहाँ पे जब एंगल थीटा बना रहा है वर्टिकल से, तो ये यहाँ पे कांटेक्ट छोड़, ऐसा मान लो है कोई भी थीटा एक जनरल अजम्पशन ले लो तुम, तो तुम क्या ये इक्वेशन नहीं लिखोगे अगर यहाँ पे इसकी स्पीड v है, कि mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू mv²/r? Yes sir. अब जैसे जैसे नीचे जाएगा तो v बढ़ेगी, यानी कि राइट साइड की टर्म में इंक्रीज देखने को मिलेगा तुम्हें। मिलेगा सर। तो लेफ्ट साइड की क्वांटिटी कैसे इंक्रीज होगी? इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए, जबकि थीटा बढ़ने से cos थीटा कम होता है। देखो ऐसा n समझो, बढ़ेगा। ये ये समझो कि जैसे नहीं n कम होगा। 10 - x इक्वल टू 8 है, तो तुम Yes इसे sir. इसे तो बढ़ा के 12 कर दो। और भैया ये मान लो 10 की बजाय तुमने ले लिया मान लो 40, इसको बढ़ा के मान लो तुमने 12 कर दिया, और इस 40 को बढ़ा के तुमने 30 कर दिया। तो इस x पे क्या इफेक्ट आ रहा है इस चीज का, जिससे कि यहाँ इक्वल रहे चीज? x डिक्रीज हो रहा तो है। इसका मतलब इस ब्लॉक के नीचे जाने से वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ n का क्या होगा? Contact force कम होगा। कम हो जाएगा। तो कितना कम हो सकता है भाई? जीरो के बाद थोड़ा ही बेचारा कम हो जाएगा। नहीं सर। अभी भी तो कंटिन्यू है, पर नीचे जाना, वेलोसिटी अभी भी बढ़ रही है, कॉस थीटा अभी भी कम हो रहा है। तो अब इक्वलिटी कैसे मेंटेन होगी? बोलो। अब आर बढ़ जाएगा। Yes sir. अब आर बढ़ने का मतलब है कि अब ये पार्टिकल इस स्फीयर से थोड़ा दूर होने लगेगा ऐसे। नहीं ठीक समझे? है सर। तो देखो यहाँ पे आर अब ज्यादा हो गया ना पहले से, ये आर और ज्यादा हो गया, देखो ये। हाँ सर। तो इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन ऐसी आएगी जहां पे कांटेक्ट लूज हो जाएगा। वो पोजीशन कौन सी होगी भाई? जहां पे n जीरो होगा वही तो पोजीशन होगी ना वो। Yes sir. तो एक तो तुम पोजीशन 1 से पोजीशन 2 के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, कितनी हाइट फॉल कर रहा है? इतनी। ये कितनी है? एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी का फॉल है, एच कितनी है? आर कॉस थीटा ना, आर कॉस 30 माइनस आर कॉस थीटा। ये चेक कर लो कि ये बात समझ आ रही है नहीं? हाँ सर आ रही है। और ये सारी की सारी की पोटेंशियल एनर्जी का गेन है भाई, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो। काइनेटिक में। ट्वाइस एम जी, इस टू को वहां भेज दिया, cos 30 माइनस cos थीटा इक्वल टू mv²/r। ये जो r यहाँ से कॉमन लिया उसको नीचे भेज दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नहीं है सर। अब यहाँ पे जहाँ कांटेक्ट लूज हो रहा है, वेयर कांटेक्ट ब्रेक, तो वहां होगा कि mg cos थीटा प्रोवाइड कर रहा था उस जगह के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है,
ये इसमें डाल दो, क्या करूँ, 2 mg cos 30 माइनस cos थीटा इक्वल टू mg cos 30, काट दो भाई mg। अब तुम देखो यहाँ cos थीटा कितना है, cos थीटा है 2 cos 30/3। देखना सही लिख दिया कि मैंने। अब 2/3 इंटू √3/2, तो ये 1/√3 आ गया। नहीं समझे? यस सर। अब थोड़ा सा तुम्हें कैलकुलेटर उठा के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या ही करना है, कर लोगे घर पे। हाँ सर। एक तो तुम्हें साइंटिफिक कैलकुलेटर से ये देखना पड़ेगा कि किस कॉस इनवर्स 1/√3 की वैल्यू क्या होती है, मतलब किस एंगल ऑफ थीटा के लिए वैल्यू 1/√3। ठीक है सर। साइंटिफिक कैलकुलेटर में कॉस इनवर्स की वैल्यू आती है, वो कॉस इनवर्स 1/√3 चेक कर लेना। तो हम कहेंगे कि भाई वर्टिकल से जब रेडियस इतना एंगल टर्न हो जाएगी तो कांटेक्ट लूज हो जाएगा। पहले से कहाँ पे रखा हुआ था, थीटा एंगल पे, तो फर्दर कितना एंगल टर्न हुआ वो, बोलो। यस सर। इसको फिर रेडियन में कन्वर्ट कर लो। नहीं समझे? ठीक है सर। उसने पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो यही तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। हाँ सर। तो आर्क इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। एंगल जो है वो ऊपर से लिख देंगे और रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलो समझ आया नहीं है? बोलो भाई। यस सर, आ गया। कोई हो ऐसा जिसको समझ ना आए? आ अगर ये गया पेपर सर। में आएगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या कह रहे हो भाई? अगर ये पेपर में आएगा तो हम कॉस्ट देखो इनवर्स वाली मैं वैल्यू मैं को। मैं तुम्हारे से वही बता रहा हूँ कि देखो मेरे टाइम पर जब जेई का पेपर होता था तो लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल वगैरह ये सब चीजें मिलती थी एग्जाम, मतलब आईआईटी ही प्रोवाइड कराती थी। ठीक है पर सर। हाँ, पर अब क्या है कि वो इस तरह की वैल्यू प्रोवाइड नहीं कराएंगे कि जिससे कि तुम लोगों को लॉग टेबल या किसी इस तरह की एब्सर्ड कैलकुलेशन की जरूरत पड़े। वो नॉर्मली इस तरह की कैलकुलेशन तुम्हें देंगे, या तो जैसे जो सॉल्व करके आ रहा है वो इस तरह का कोई आ जाए कि एंगल नोन हो। मतलब वो क्वेश्चन में गिवन दे देंगे हमें। हाँ मतलब वो तुम्हें तंग, मतलब वो बेसिकली तुम्हारे से कैलकुलेशन नहीं कराना चाहते। जो एंट्रेंस एग्जाम वाले हैं ना, देखो इनका बेसिक मोटिव ये है कि तुम्हें सब्जेक्ट आता है या नहीं आता, मतलब ये कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। कॉन्सेप्ट देखेंगे मतलब। वो ये देखेंगे कि तुम लोगों को चैप्टर से रिगार्डिंग चीजें बेसिकली आती भी है नहीं आती। यस सर। देखो क्वेश्चन तो वर्क पावर एनर्जी का है, पर आधे से ज्यादा क्वेश्चन सर्कुलर मोशन कैरी कर रहा है अपने साथ। यस सर। और बोलो। 63। 63 से पहले तो नहीं है भाई किसी को? नो सर। चलो बोल दो आगे। A chain of length L and mass M lies on the surface of a एक smooth मिनट रुको, sphere एक of। मिनट, एक मिनट। बड़ा सवाल है, थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास जब पढ़ लोगे तो ये तुम्हें कंपैरेटिवली आसान लगने लगेगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा ये और तरह से कर लोगे तुम। ये एक स्फीयर है और स्फीयर में ये ग्राउंड है। और भाई इसमें क्या है कि तुम्हें दिया है उसने कि इस स्फीयर के ऊपर यहाँ पे एक चेन है, ऐसा ही कुछ यस दिया है सर। ना।
ये ब्लू कलर की चेन है, तो फिर क्या हो रहा है आगे? A chain of length L and mass M lies on the surface of the smooth sphere of radius r greater than L. ये एल लेंथ की चेन। Yes, sir. मतलब मैं तुम्हें With बेसिकली one, एक बात बता दूं कि देखो, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आते हैं ना, yes, तो sir. तुम्हें लगेगा कि पूरे क्वेश्चन पेपर में सिवाय कैलकुलेशन के कुछ नहीं, तो तुम्हारे से ना कुछ कैलकुलेशन कराता रहता है पूरे टाइम। चलो आगे। With one end tied to the top of the sphere. हम्म A part में पूछ रहा है सर find the gravitational potential energy of the chain with reference level at the center of the sphere. देखो उसने मेंशन कर दिया है यहाँ पे, जिससे कि सब बच्चों को वो आंसर सेम दिखा सके। नहीं तो वो आंसर देता कुछ और, अगर वो रेफरेंस लेवल मेजर ना करता तो कुछ इसको रेफरेंस लेवल मानते, कुछ इसको, तो फिर आंसर ही डिफर हो जाता। Yes, sir. तो इसलिए उसने बता दिया कि भाई सारे के सारे इस पॉइंट पर रेफरेंस लेवल चूज कर लो। अब तुम ये देखो, अगर ये चेन ऐसे रखी होती, ऐसे, तो सारी हाँ की सर. सारी चेन एक कांस्टेंट हाइट पे होती, तो हम कह देते कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी, mgh। Yes, sir. पर हाँ यहाँ पे सर. देखो, ये वाला जो चेन का हिस्सा है उसकी ऊंचाई तो इतनी है, ये वाला जो चेन का हिस्सा है इसकी ऊंचाई इतनी है, ये वाला जो चेन का हिस्सा है इसकी ऊंचाई इतनी है। तो तुम ये बताओ मुझे, क्या यहाँ पे जितने भी चेन के पार्ट्स हैं उन सबकी हाइट अलग अलग नहीं है? Yes, हाँ sir. सर. तो चेन के कितने पार्ट्स हैं? इनफाइनाइट। बहुत सारे. इनफाइनाइट है, काउंटिंग तो तुम कर नहीं हाँ सकते, सर. और सब अलग अलग हाइट पे हैं। तो mgh1 mgh2 mgh3 इस तरह से तुम्हें इनफाइनाइट बार जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब इनफाइनाइट काउंटिंग है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, Yes, sir. एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि भैया ऐसा समझो कि जिस चेन की हम बात कर रहे हैं, इस चेन को तुमने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ये मैंने जो थोड़ी थिन लाइन ड्रॉ करी है, दिख रही है? दिख रही है सर. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस चेन को ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया, और उनमें से भाई मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया जो तुम्हारी आंखों के सामने फिलहाल प्रेजेंटली मार्क्ड है, कि यहाँ से थीटा एंगल साइड पे है, और उसकी खुद की जो लेंथ है वो सेंटर ऑफ स्फीयर पे डी थीटा एंगल सबटेंड करती है। ये ठीक है सर. ये जो मैं ब्लैक कलर से शेड किया है, ये चेन का एक पार्ट है जिसका मास है डीएम। तो इस ये इतना छोटा एलिमेंट है कि ये तो इसका मास यहीं पे मानेंगे ना हम कॉन्सेंट्रेटेड, ये डीएम मास है बेसिकली। हाँ सर, उसकी लेंथ डीएल हाँ, होगी. इसकी लेंथ जो है डीएल है, जो कि आर डी थीटा होगी। भाई आर्क की लेंथ है ना जो सेंटर पर डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। हाँ सर. तो ये वाला जो आर्क है, ये कितना होगा? एंगल इंटू रेडियस, जो भी हमने पिछली बार पिछले क्वेश्चन में भी कहा था। बोलो। हाँ सर. एल लेंथ का मास एम है, यूनिट लेंथ का कितना होगा? एम बाई एल। ये वाली लेंथ कितनी है? आर डी थीटा। इसका मास कितना होगा? एम बाई एल आर डी थीटा। ये Yes, sir. बेसिकली डीएम है। ये बोलो, किसी को प्रॉब्लम है देखो। नहीं है सर. इस एलिमेंट की जो हाइट है रेफरेंस लेवल से, वो ये है। हाँ सर. ये कितनी है? ये आर कॉस थीटा है, क्योंकि ये एंगल भी तो थीटा होगा ना। यस सर. तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? डी एम जी एच। डीएम की वैल्यू हो जाएगी एम बाई एल आर डी थीटा इंटू जी इंटू आर कॉस थीटा। बोलो। यस सर. इंटू, ये तो सॉल्व हो गया ना सब कुछ। अब ऐसे ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं, उन सब की पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दो, इंटीग्रेट करके जोड़ दो भाई। कहाँ से कहाँ तक? देखो पहला एलिमेंट हम यहाँ पे लेंगे इस जगह, थीटा कितना होगा? 0। दूसरा एलिमेंट हम बिल्कुल फाइनल सारे इकट्ठे करके यहाँ तक लेंगे। अब ये देखो यहाँ पे एलिमेंट जब हम लेंगे तो उसका एंगल कितना होगा? जब पूरी चेन एल लेंथ की है, वो कितना बड़ा आर्क सबटेंड कर रही होगी? एल अपॉन आर। हाँ सर.
तो एल अपॉन आर तक इंटीग्रेट कर देंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। एम जी आर स्क्वायर बाई एल, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, अपर लिमिट लिख देंगे साइन एल बाई आर और -1। चलो आंसर चेक करो, -0, क्योंकि कॉस थीटा साइन थीटा है, साइन 0 0 हो जाएगा। चलो आंसर चेक करो। यही है सर। और बोलो। B part is, so suppose the chain is released and slides down the sphere. Find the kinetic energy of the chain when it has slid through an angle theta. अब देखो जरा ध्यान से, इस सवाल को तुम्हें अब घर से खुद करना पड़ेगा, मैं तुम्हें सिर्फ हिंट दूंगा, नहीं होगा तो कल पूछना फिर मेरे से। ठीक है सर। मतलब रिपीट ही करना पड़ेगा बेसिकली ये पहले वाला पार्ट। देखो पहले जो चेन थी वो कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट से। अब उसने कहा है कि चेन थोड़ी सी स्लिप होगी, तो भाई चेन कितना स्लिप होगी, थीटा एंगल। तो ये एंगल यहाँ से, ये पार्ट यहाँ से कितना दूर हो गया, थीटा एंगल दूर हो गया। ये पूरा एंगल कितना था, एल बाई आर। बोलो ये वाला। Yes sir. तो फिर इसको ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मान लो की बार वेरिएबल बना लो फाई डी फाई। तो अब देखो एलिमेंट हम पहला लेंगे यहाँ और दूसरा लेंगे यहाँ पे। तो जो ठीक है सर। इंटीग्रेशन की लिमिट पहली जो 0 से एल बाई आर थी, अब की बार वो कहाँ पे हो जाएगी, थीटा से Yes sir. अगर समझ नहीं आ रहा तो मुझे अभी बता देना कोई चीज़। हम इसको इस तरह से डिवाइड कर लेंगे कि हम यहाँ फाई डिस्टेंस दूर पे एक दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं, सबटेंडिंग एन एंगल डी फाई। वेरिएबल थीटा नहीं बनाएंगे क्योंकि थीटा यहाँ से दे दी। बोलो। Yes sir. तो ये यू फाइनल हो जाएगा। नहीं समझ। Yes, sir. अब देखो इस स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी ये है, और जब ये चेन यहाँ पे थी उस स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी पहले निकाल चुके। तो जो इन दोनों पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, बोलो। क्या सर? Sir, U final minus U initial नहीं होगा। मतलब फाइनल तो उसकी एनर्जी कम हो रही है ना पहले से। पहले ज्यादा थी या बाद में ज्यादा, ये बताओ पहले। पहले ऑब्जेक्ट ज्यादा हाइट पे थी, अब थोड़ी कम हाइट पे है। Yes, sir, फिर तो बाद में यहाँ कम यहाँ हाइट। हाँ, तो इसका मतलब ये एनर्जी ज्यादा थी ये कम है। तो जो एनर्जी का लॉस हुआ इसमें से इसको माइनस करके तो देखेंगे कितना लॉस हुआ। अब जो लॉस होगा वो किस में कन्वर्ट Yes, होगा, sir. अब ये लॉस किस में कन्वर्ट होगा, Kinetic energy. तो यही आंसर होगा। और वो पूछे अगर वेलोसिटी तो इसको हाफ एम वी स्क्वायर रख दो, तो वेलोसिटी भी आ जाएगी यहाँ। बोलो। Yes, sir. और बोलो भाई, और भी कोई डाउट है क्या। इसमें सी पार्ट और है सर। सी पार्ट में वेलोसिटी पूछी होगी ना। यस सर। हाँ तो बता तो दिए। इसके बाद सर एक और क्वेश्चन है, उसको मैं फिर खुद ट्राई कर लूंगा, अगर नहीं हुआ तो कल पूछ लूंगा। एक तुमने किसी ने भी मेरे से, अच्छा वो क्वेश्चन तो अगले चैप्टर में आएगा, मेरे याद के लग आएगा। और ये चेक कर लो कि भाई 1 से 64 तक किसी का कोई डाउट होगा। रिपीटेडली पूछता रहता हूँ मैं तुम्हारे से कि किसी का कोई डाउट हो तो पूछो, क्योंकि जो लैक ऑफ नॉलेज है वो तुम्हें ले डूबेगी। मतलब ये बात मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, तुम ध्यान रख लेना कि अगर तुम पढ़ना नहीं चाहोगे तो लाइफ तुम्हें, मतलब तुम्हारे से क्वेश्चन पूछेगी बाद में, अब से 5-10 साल बाद में जब तुम परेशान हो रहे होगे ना, तो तुम्हारी लाइफ तुम्हारे से ये पूछेगी कि मतलब तुमने क्यों पढ़ाई नहीं करी। तो उस टाइम तुम अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाओगे। इससे बेटर तो यही है कि पढ़ लो अभी फिलहाल तुम्हारे पास टाइम। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ जी सर। हाँ। तो इसलिए तुम भाई 1 से 64 तक कोई डाउट हो तो पूछ सकता हो मेरे से फिलहाल को, मतलब मेरे पास फिलहाल टाइम है तो मैं बता दूंगा तुम्हें। अब तुम नहीं पूछोगे तो मजबूरी में मुझे फिर कुछ करना पड़ेगा, आगे चलेंगे फिर दूसरे चैप्टर में।
मतलब मुझे ये तो नहीं पता ना कि किसी का कौन सा डाउट है, तुम मेरे से पूछोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा, इतने भी चांस कोई देता नहीं। मतलब नॉर्मली टीचर्स सोचते रहते हैं कि बच्चे प्रॉब्लम ना पूछें तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो तुम्हारे से बार बार रिपीटेडली कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारा कोई डाउट हो तो पूछ लो। अगर तुम नहीं पूछोगे, मेरा नहीं है सर। किसी का भी हो, मतलब तुम्हारे में से कोई भी हो,